तो जो लोग ये शो देख रहे हैं और जिन्होंने इन एक्सप्रेसवेयों के आसपास प्रॉपर्टीज बुक करवाई हैं, उनके लिए सबसे सही इस समय एक्शन क्या है, उनको क्या करना चाहिए, इस विषय पे चर्चा करने के लिए शैलेश पाठक जी हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट श्री इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड, और श्री प्रशांत सोलोमन, एमडी चिंटेल्स इंडिया लिमिटेड और मेंबर हैं गवर्निंग काउंसिल के क्रेडाई एनसीआर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शैलेश जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। जो लोग ये शो देख रहे हैं और जिन्होंने इन 4 जगहों पर अपनी प्रॉपर्टी बुक करवाई है, उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? क्या वो आने वाले कुछ सालों की बात कर लेते हैं, क्या आने वाले कुछ सालों में उनको राहत मिलेगी? क्या जमीनी काम तेज पकड़ेगा और क्या ये एक्सप्रेसवे वाकई में इन पे कुछ काम होगा? अगर आपने बुक कर ही लिया है तो कोई बात नहीं, अगर करने वाले हैं तो सोचिए 1995 और 2000 के बीच में जिन्होंने गुड़गांव में बुक किया, उस समय गुड़गांव जंगल था और आज के दिन वो लोग काफ़ी प्रसन्न होंगे अपने प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन से। इन चारों में से मुझे लगता है द्वारका एक्सप्रेसवे तो नहीं है, उसका वस्तुतः नाम है नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड और रियल एस्टेट के हमारे साथी उसको एक्सप्रेसवे बताते हैं। उस द्वारका एनपीआर यानी द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास जिन्होंने बुक किया है वो सबसे सुखी रहेंगे। दूसरे नंबर पर कुंडली मनेसर पलवल में, मनेसर और पलवल के बीच का काम काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है, कुंडली और मनेसर के बीच अभी समय लगेगा। तीसरे नंबर पे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जिसको आप केजीपी एक्सप्रेसवे कह रहे हैं, वो कई सालों से बिड हो रही है। अगर सरकार को कोई ये विचार आए कि उसको पीपीपी ना करके सीधे कॉन्ट्रैक्ट पे ईपीसी पे दे दें, अगले 3 साल में बन जाएगी। एफएनजी के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा जी, तो आपने कुछ ना कह के भी काफ़ी कुछ कह दिया, लेकिन अगर बात करें द्वारका एक्सप्रेसवे जिसको हम कहते हैं, और वहाँ पे काफ़ी अब कहा जा रहा है कि वो नया रियल्टी हॉट स्पॉट है और काफ़ी चीज़ें वहाँ पर, काफ़ी नए प्रोजेक्ट्स वहाँ पर बनने लगे हैं। प्रशांत, आप लोगों के भी वहाँ पे प्रोजेक्ट का फोकस रहा है, तो वहाँ पर आपने किस तरह की प्रॉब्लम्स देखी हैं एक्सप्रेसवे को लेकर? अंजलि, द्वारका एक्सप्रेसवे का जहाँ तक सवाल है, प्रॉब्लम वहाँ पे ये था कि जो कुछ पोर्शंस थे एक्सप्रेसवे के, वो उस पर लिटिगेशन हुआ था क्योंकि कुछ लोगों के घर बीच में बसे हुए थे, तो उनको रिहैबिलिटेट करने का प्रॉब्लम आया था, और कुछ फैक्ट्रीज़ बीच में आ रहे थे जिन्होंने भी स्टे लगाया। तो मेन इशू द्वारका एक्सप्रेसवे में जो डिले का सवाल है वो लीगल मैटर्स पे था। कुछ एरियाज़ उसमें, कुछ स्ट्रेचेस ऐसे हैं 7-8 किलोमीटर जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो चुका है, गाड़ियाँ ऑलरेडी चल रही हैं वहाँ पे, लेकिन उनकी कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है बिकॉज़ उनके दोनों एंड्स पे अभी कंस्ट्रक्शन तैयार नहीं है। तो उसमें मेन प्रॉब्लम हमारा यही था कि लीगल हर्डल्स थे। अब वो मतलब काफ़ी सॉल्व हो चुके हैं। अभी पिछले महीने में कुछ जो स्टेज लगे हुए थे वो वेकेट हो गए हैं, और जो 14 किलोमीटर स्ट्रेच पे जिस पे कॉन्ट्रैक्ट मिला है उस पे भी काम चल रहा है। तो उम्मीद ये है कि 2 महीने के अंदर, 2-2.5 महीने के अंदर वो 14 किलोमीटर का स्ट्रेच कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको लगता है उसके बाद वहाँ के प्रॉपर्टी बाजार पर इसका कोई असर पड़ेगा? प्रॉपर्टी बाज़ार पे असर तो देखिए पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखिए, ओवरऑल इस वक्त जो मार्केट है वो अभी थोड़ा सा वो इकोनॉमिक सिचुएशन भी की वजह से भी प्राइसेस का है इसमें इफ़ेक्ट। लेकिन यस, जब द्वारका एक्सप्रेसवे का काम कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें प्रॉपर्टी पे डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। इनमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो पीपीपी मॉडल पे बनाने का सुझाव आया था, लेकिन पीपीपी मॉडल अपने आप में ज़्यादा कारगर सिद्ध नहीं हो पाया। हालांकि हमने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी देखे, जैसे यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें तो एक डेवलपर को दिया गया, चाहे देरी हुई लेकिन प्रोजेक्ट बन के समय पर पूरा हुआ। तो शैलेश जी, आप बताइए, क्या प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को यदि ये प्रोजेक्ट्स दे दिए जाएं तो ज़्यादा सुधार होने की उम्मीद है? बहुत अहम सवाल है आशुतोष ये। मैं जानता हूं कि कुंडली मनेसर पलवल में जब प्रोजेक्ट अवार्ड हुआ 2006-07 में, उस समय से जितनी ज़मीन चाहिए थी सड़क बनाने के लिए, लगभग सारी ज़मीन कंसेशनर को दे दी गई थी। फ़र्ज़ करिए कि उस समय 2006-07 में अगर यही सिर्फ एक ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट में दिया जाता तो अब तक तो सड़क कब की बन चुकी होती। आज के मौजूदा आर्थिक हालात में ये है कि अगर निजी कंपनी को बोला जाए कि आप पैसा मार्केट से उठाइए और फिर पीपीपी प्रोजेक्ट करिए, तो ये बहुत व्यवहारिक नहीं है। सरकार अगर ये पैसा उठाए और सीधे के सीधे ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट दे दे
तो कुंडली मानेसर पलवल और कुंडली गाजियाबाद पलवल दोनों अगले 3 साल में बन सकते हैं। अफसोस ये है कि जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको इस बात के लिए समझाने के लिए हम लोग अभी तक तत्पर नहीं हुए। तो डिसीजन मेकर्स का सवाल अगर पूछे तो डिसीजन मेकर्स हुडा के भी जो हैं वो काफी ढीले ही लगे हैं अपने रवैये में। तो अगर एक बार बात को फिर से एक्सप्रेसवे माफ कीजिएगा द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ ले जाते हैं तो आपको क्या लगता है प्रशांत कि जिस तरह से वहां पर रिहैबिलिटेशन या पुनर्वास की नीति होनी चाहिए थी अब तक वो देखने को मिली नहीं है, उसकी वजह से किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं? देखिए वही प्रॉब्लम्स वही आ रही हैं कि जब तक सरकार की तरफ से हुडा की तरफ से एक प्रॉपर पॉलिसी नहीं बनाई जाएगी तो जिन लोगों के घर जा रहे हैं उनका एक प्रॉपर तरीके से रिहैबिलिटेशन नहीं हो पाएगा जब तक सरकार एक प्रॉपर पॉलिसी बनाएगी। उसमें मेन जो वजह ये है कि जिन लोगों का रिहैबिलिटेशन होना है उनको सिर्फ मॉनेटरी मेन इसमें जो मेन इशू ये है कि इसमें मॉनेटरी कॉम्पनसेशन एक फैक्टर नहीं है। इसके अंदर जिन लोगों के घर जा रहे हैं उनको उसी साइज़ के प्लॉट या जितने उसी प्लॉट के नज़दीक जितने साइज़ का प्लॉट अवेलेबल है सरकार को वो प्रोवाइड करना है। तो इसके अंदर मेन यही प्रॉब्लम हुआ है कि वो लोकेशन कहाँ पे होगा, कौन से सेक्टर में होगा, हुडा कहाँ पे देगी जिनके घर जा रहे हैं। तो अब चर्चा हो रही है सरकार से भी कि कुछ सेक्टर्स हैं जो आइडेंटिफाई हुए हैं जहाँ पे उम्मीद है कि वहाँ पे इन लोगों को बसाया जाएगा। और जैसे मैं एक बारी अगर मैं जो शैलेश जी ने बोला था एक पॉइंट मैं इसमें हाईलाइट करना चाहता हूँ। एक एग्जांपल जो इन्होंने बताया कि पीपीपी मॉडल से बढ़िया इज़ अ ईपीसी मॉडल जिसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मॉडल। तो एक एग्जांपल यही है द्वारका एक्सप्रेसवे का। जो द्वारका एक्सप्रेसवे है दिस इज़ अ एग्जांपल एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मॉडल का, क्योंकि इसके अंदर जो काम में रुकावट आई है ये सिर्फ लीगल हर्डल्स की वजह से आई है। इसमें यही एक मतलब एक ये एविडेंस है जिसे इन्होंने बताया कि एक जब पीपीपी मॉडल के बजाय आप ईपीसी मॉडल में जाइए तो उसमें काम ज़्यादा स्मूथली चलता है। एक और बात जो प्रशांत मैं आपसे पूछना चाहूंगा वो ये कि यदि इन बाकी बचे 3 एक्सप्रेसवे जिसमें एफएनजी, केजीपी और केएमपी प्रोजेक्ट्स जो हैं यदि इन पे कुछ सरकार की तरफ से पहल होती है, कुछ काम शुरू होता है तो क्या डेवलपर्स का रुख होगा इनकी तरफ या नहीं? फिलहाल आप इनको नहीं छेड़ेंगे? देखिए मैं इतना बोलूँगा डेवलपर्स की तरफ से कि अगर हमको एक प्रॉपर वो मिलता है, एक एविडेंस, एक सबूत मिलता है कि सरकार सीरियसली इन प्रोजेक्ट्स को लेंगे और जैसे ईपीसी मॉडल में अगर देंगे और उसमें अगर हम देखते हैं कि वहाँ पे एक्चुअली काम होने लग गया है तो यस डेफिनेटली डेवलपर्स इंटरेस्टेड होंगे, क्यों नहीं होंगे। लेकिन स्मूथनेस भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसमें कि वो। चले जी एक चीज़ ये पूछना चाहूँगी मैं कि आपने कहा कि काफ़ी हिस्सा है इन एक्सप्रेसवेज का जो कि बन के तैयार नहीं होता है। अगर केएमपी की बात करें तो माना जा रहा था कि काफ़ी सारा बोझ जो दिल्ली पर पड़ता है वो दिल्ली से हटा देगा। तो लंबे वक्त से 2009 से इंतज़ार कर रहे हैं दिल्ली वाले कि कब उनके ऊपर से ये बोझ हटेगा। तो सिर्फ प्रॉपर्टी की ही बात नहीं होती है, जो रहने वाले निवासी होते हैं उनके लिए भी आसानी की बात होती है। तो आपको क्या लगता है कि कितना आसान होनी थी ज़िंदगी और अभी उसमें कितना वक्त और लगेगा? थोड़ी सी पृष्ठभूमि, हमारी कंपनी श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड ने दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे में जब कोई वहाँ पैसे देने को तैयार नहीं था तब हमने उसकी फाइनेंसिंग करी थी। इसी तरह से केएमपी में भी हमारा फाइनेंसिंग का हिस्सा है। एक जो निजी कंपनी होती है वो आईआरआर देखती है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, लेकिन दिल्ली शहर के लिए इकोनॉमिक रेट ऑफ रिटर्न भी बहुत हद तक मायने रखता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अंजलि, अगर ये केएमपी बन जाता आज तक 2010 में बन जाता तो आज के दिन जो ट्रकों का दबाव दिल्ली के ऊपर है वो पूरा का पूरा बाहर हो जाता और इससे दिल्ली को बहुत फायदे होते, उन ट्रकों को उससे ज्यादा फायदा होता, क्योंकि आज के दिन वो रात के 10 बजे के बाद ही दिल्ली में घुस सकते हैं। आप सोचिए आधा दिन तो किसी भी ट्रक वाले का गया। तो जो इकोनॉमिक रेट ऑफ रिटर्न है वो बहुत ज्यादा मायने रखती है, आईआरआर से ज्यादा। अब क्या हो सकता है और क्या संभव है, आज के दिन कुंडली मनेसर पलवल में 135 किलोमीटर है, उस 135 में लगभग मनेसर और पलवल के बीच के 50-60 किलोमीटर बन के तैयार हैं। लेकिन ये तो वही बात हुई कि एक आधा पुल बन गया, जब तक वो पुल पूरा नहीं बनेगा तब तक गाड़ियां वहां से नहीं निकल सकती।
तो अब समस्या क्या है? वित्तीय समस्या है और कोई समस्या नहीं है। और जो बैंकर्स के कंसोर्टियम है, अब उनको बैठकर निर्णय लेना है HSIIDC के साथ, और इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि इस पूरे श्रृंखला में जितने लोग हैं उनको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। एक और मसला है जो काफ़ी अहम है शैलेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वो ये कि जब इतने सारे राज्य एक प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे यदि आप KGP की बात करें तो 3 राज्यों से होकर निकलता है और काफ़ी राज्यों का ये मानना है कि हमें तो इसका फ़ायदा होता नहीं है। दिल्ली सरकार ने भी कहा है कि हमें तो फ़ायदा होगा नहीं, तो हम क्यों पैसा लगाएं। उधर उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि हमें भी कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो ये एक जो राज्य सरकारों के बीच में जो रस्साकशी है उसकी वजह से प्रोजेक्ट फंस जाता है। तो क्या इसका समाधान निकालने के लिए एक अथॉरिटी की जरूरत नहीं है? वैसे NHAI द्वारा इस पूरी परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। अगर आप सही मायने में देखें तो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा मॉनिटर किया जा रहा है। भूरेलाल कमेटी, एक MC मेहता का केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिंग रोड बनने चाहिए दिल्ली के दोनों तरफ। तो जो वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है वो तो कुंडली मनेसर पलवल है जिसको HSIIDC ने बिड आउट किया। जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है वो NHAI द्वारा किया जा रहा है और इसका आंकड़ा मेरे पास है। इसमें तय यह हुआ था कि दिल्ली सरकार 800 करोड़ देगी, हरियाणा 400 करोड़ देगी और यूपी 226 करोड़ देगी। मेरी जानकारी के अनुसार यूपी के जो 3 जिले हैं वहाँ लैंड एक्विजिशन लगभग, भू अर्जन लगभग पूरा का पूरा हो गया है, लेकिन ज़मीन का कब्जा नहीं लिया गया है। तो ऐसे में अगर PPP पे ये बिड होगी तो मेरी कंपनी भी बहुत हिचकिचाएगी, लेकिन अगर EPC पे कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलाया जाए तो कई कॉन्ट्रैक्टर आने को तैयार होंगे। जी, और काफ़ी हद तक देखा जाए तो ये मानसिकता भी गलत है कि मुझको इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हर राज्य जो है इससे किसी ना किसी तरीके से फ़ायदा ज़रूर उठाएगा, क्योंकि जब सड़क बनती है तो उसका फ़ायदा हमेशा ही होता है। आप लोग यहाँ आए, आपने हमें काफ़ी जानकारी दी इन एक्सप्रेसवे के बारे में, इसके लिए शुक्रिया आपका। तो आगे बढ़ते हैं, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।